सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड फॉर्म भरने से पहले के जो अति आवश्यक जो बातें हैं और जो फॉर्म भरने से पहले के जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और बहुत जल्द ही जो फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का वो आने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एडमिशन से संबंधित जो आवश्यक बातें हैं उनको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कि बच्चे के लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में तो कितने फॉर्म भर सकते हैं या कितने फॉर्म भरें। तो दोस्तों, एक बच्चे के लिए एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन एक ही फॉर्म में 3 स्कूलों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे इस तरह से देखें कि आपने 3 फॉर्म भरे हैं 3 अलग अलग स्कूलों के लिए, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप एक फॉर्म भरेंगे और उसी एक फॉर्म को भरने के बाद आप 3 स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी दशा में दूसरा फॉर्म नहीं भरना है, और दूसरा फॉर्म अगर आपने भर दिया तो आपके दोनों फॉर्म जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। दूसरा, इसमें 2 शिफ्ट वाले जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाले, इनका कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये इनका क्या सिस्टम होता है। तो जो 2 शिफ्ट वाले जो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उनमें आवेदन करने पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का आपको ख्याल रखना होता है। ये जो शिफ्ट 1 के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो केवल शिफ्ट 1 में ही आपको एडमिशन मिलेगा, और शिफ्ट 2 के लिए अगर आवेदन करते हैं तो शिफ्ट 2 में ही आवेदन मिलेगा। दोनों शिफ्ट अलग अलग केंद्रीय विद्यालय माने जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शिफ्ट 1 अगर आप आवेदन करते हैं तो वो शिफ्ट 1 केंद्रीय विद्यालय माना जाएगा, और शिफ्ट 2 के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट 2 माना जाएगा। यानी 2 विद्यालय वो अलग अलग माने जाते हैं। इसी के साथ में फॉर्म भरने के जो फॉर्म भरने से पहले के जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जैसे कि एक वैध ईमेल और एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है आपके पास। ये इस पे आपकी जो ईमेल एड्रेस है इस पे आपका फॉर्म भरने के बाद की सारी डिटेल आती हैं, रजिस्ट्रेशन की डिटेल आती हैं, और मोबाइल नंबर पे भी ये सारी डिटेल आपकी आती हैं, OTP वगैरह आती हैं। इसी के साथ में बच्चे की स्कैन की गई एक फ़ोटो होनी चाहिए जो कि JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 256 KB तक आपके पास ही होनी चाहिए। और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र JPG या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये भी 256 KB तक आप रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप पे ये एप्लीकेबल होता है तो SC ST EWS प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ में अभिभावकों के ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आप अभिभावक हैं तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यानी कि एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो सर्विस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको फिर ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए। घर से स्कूल की दूरी का डिक्लेरेशन आपको एक बनाना होगा, वो भी आपके पास पहले से ही मौजूद होना चाहिए। इसी के साथ में सर्विस प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन अप्लाई जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो होता है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है 2 स्टेप में भरा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपकी जो डिटेल्स हैं बच्चे की, कुछ डिटेल्स वो पहले ही मांग लेता है, और उसमें आपके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह भी मांग लेता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक कोड जनरेट हो जाता है, जिस कोड के माध्यम से आप आगे लॉगिन कर सकते हैं, और उसी के साथ में आपको जो आपका मोबाइल नंबर होता है उससे वेरीफाई होके लिंक हो जाता है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाता है और उसे सबमिट किया जाता है, जिसमें कि आपको आपकी जो ट्रांसफ़र डिटेल है फादर की या पेरेंट्स की या जो पेरेंट्स हैं उनकी जो उसमें ट्रांसफ़र डिटेल वगैरह या सर्विस कैटेगरी वगैरह उसमें पूछी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपका जो लॉटरी इसमें निकाली जाती है। लॉटरी में आपका नाम आने के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन आपके जो संबंधित केंद्रीय विद्यालय है जहाँ के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेके आपको संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसके बाद आपका एडमिशन है वो पूरा होता है। इसी के साथ में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स होती हैं, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट
में जो डिटेल्स होती हैं उन्हीं के अनुसार जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें डिटेल्स भरनी होती हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ये आपको ध्यान रखना होता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का है उसी से आप सारी डिटेल्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भरें, यानी कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट में आपने भरी हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर रहे हैं वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने उसमें डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। इसका आपको पूरा ध्यान रख लेना है और चेक कर लेना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी उसमें सही हों। अगर उसमें कोई डिटेल गलत हो गई हो तो आपको पहले ही उससे सही कर लेना है, क्योंकि इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें एडमिशन के समय प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको पहले ही सारी डिटेल्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेनी है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी क्या होती है और इसमें किन का एडमिशन होता है। तो स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी जो होती है जैसी MP, MLA या स्काउट गाइड वाले या फिर इस तरह के जो स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी वाले जो होते हैं ये आवेदन उनके लिए होता है। तो क्या स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी वालों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है या नहीं भरना पड़ता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी वाले होते हैं या जो कोई भी होता है एप्लीकेशन फॉर्म सबको भरना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग प्रोसेस तब होता है, आगे होता है फॉर्म भरने के बाद। अब दोस्तों आवेदन फॉर्म में एक ऑप्शन आपको मिलता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा क्या है? सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आपकी केवल एक ही लड़की है, किसी पेरेंट्स की एक ही लड़की है तो वो उस कोटे में आवेदन कर सकते हैं। इस कोटे के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है? तो दोस्तों इस कोटे के लिए भी जैसे नॉर्मली फॉर्म भरा जाता है उसी तरह से फॉर्म भरा जाता है, लेकिन फॉर्म भरने के दौरान आपसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने होते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे लगते हैं वही लगते हैं, लेकिन आपको एक एफिडेविट बनाना होता है 100 रुपये का। वो आपको पहले से ही आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपये का जो एफिडेविट है वो बनाना होता है। बाकी जो सारी प्रोसेस है वो एक ही जैसी रहती है जैसे बाकी सारी कैटेगरी वालों के लिए रहता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इसके लिए एक एफिडेविट बनाना होगा कि केवल आपकी एक ही कन्या संतान है। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दें कि MP कोटा क्या होता है, MP कोटा के अंतर्गत कैसे एडमिशन किए जाते हैं और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों MP कोटा में आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होता है? MP कोटा में आवेदन करने के लिए आपको एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता ही है, इसी के साथ में आपको अपनी लोकसभा के जो आपके MP हैं उनसे आपको जाके रिक्वेस्ट करनी है या बात करनी है कि आपको वो MP कोटा के अंतर्गत आपके बच्चे को एडमिशन दिलवा दें। वो किस तरह से एडमिशन दिलवाते हैं इस बारे में भी आपको बता दें। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय द्वारा, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय समिति है इनके द्वारा या मंत्रालय के द्वारा सभी सांसदों को कुछ कूपन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनका जो कोटा होता है प्रति सांसद 10 बच्चों का कोटा इनका होता है। तो ये उन कूपन को भर के फिर केंद्रीय विद्यालय समिति के पास भेजते हैं। तो ये एक हिसाब से अनुशंसा करते हैं कि इनके लोकसभा क्षेत्र से इन बच्चों को जो है एडमिशन दे दिया जाए। तो कैसे ये अनुशंसा करेंगे? एक तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन कोड मिला है उस रजिस्ट्रेशन कोड को बाकी और इसमें जो आपकी पूरी जानकारी है बच्चे की उसको ये भेजते हैं भर के उन कूपन में। तो उसके बाद दोस्तों जो आपके जो बच्चे के नाम से जो कूपन जाते हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय समिति के पास जाते हैं, वहाँ से फिर वो संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं जहाँ के लिए आपने आवेदन किया है। और ये एडमिशन जो होते हैं जो कक्षा के जो मिनिमम जो छात्र संख्या होती है उससे ऊपर ये एडमिशन दिए जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी MP से अपने बच्चे के लिए जो है अनुशंसा करवा दी तो आपके बच्चे का जो है एडमिशन होना 100% तय होता है। तो दोस्तों MP कोटा के बारे में भी आपने इस वीडियो में जान लिया है। MP कोटा के लिए कैसे आप आवेदन करेंगे और MP कोटा क्या होता है और कैसे एक MP जो है एडमिशन आपके बच्चे को दिलवा सकता है।
तो दोस्तों इसी तरह केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।